हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विथ आनंद। और आज आप देख रहे हैं इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। जितने भी इकोनॉमिक से रिलेटेड टर्म्स हैं यूज़ होते हैं या अमूमन आप न्यूज़पेपर में इनसे आपका सामना होता है। जो भी वर्ड्स होते हैं टेक्निकल वर्ड्स हो गए, जीडीपी हो गया और मान लीजिए कि इससे संबंधित कोई भी जैसे टेक्निकल वर्ड्स बुलियन में देख लीजिए और प्लास्टिक मनी क्या हो गया। इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होलिस्टिक नेचर में। इसका डिस्कशन शुरू होने से पहले हम आपको बता दें कि ये सारे वर्ड्स एक ही वीडियो में तो कंक्लूड नहीं हो पाएंगे। इसके लिए एक अतिरिक्त वीडियो और बनानी पड़ेगी, एक लेक्चर और आएगा उसका, जिसमें सारे वर्ड्स में भी कंफर्म और कंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीडीपी, सबसे पहले हम बात अपनी जीडीपी से ही शुरू करेंगे क्योंकि शुरू से अंत तक इसकी बात होनी है, इसको नकारा नहीं जा सकता किसी भी पहलू से। तो जीडीपी क्या होता है, इसको अगर हम देखें तो दो पार्ट में अगर डिवाइड करके इसको कई पार्ट में, कि मान लीजिए कि कोई हाउस होल्ड है। खूब आराम से आज चीज़ों को समझेंगे हम लोग, धीरे धीरे इत्मीनान से, क्योंकि सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, बस मकसद ये होगा अपना। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मान लीजिए हाउस होल्ड मान लेते हैं। हाउस हाउस होल्ड हो गया या कोई कंपनी हो गई। ठीक है, कोई भी कंपनी हो गई तो उसमें प्रोडक्शन होगा। अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी है, तो इसमें इसकी कोई ना कोई अर्निंग होगी। ठीक है, इसकी कोई ना कोई अर्निंग होनी चाहिए। अर्निंग का मतलब आपसे हो जाएगा रिवेन्यू से, आप इसको रिवेन्यू समझ लेंगे। ठीक है, और रिवेन्यू का मतलब होगा कि एक्सपेंडिचर। अगर रिवेन्यू है तभी तो एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तभी एक्सपेंडिचर होगा। अगर जहाँ रिवेन्यू नहीं है वहाँ एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है। ठीक है, ये तो नॉर्मली बात हो गई कि कंपनी की अर्निंग देखेंगे बैलेंस शीट के हिसाब से, उसकी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये अलग चीज़ हो गई। लेकिन कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। और अगर जीडीपी के फॉर्म में देखा जाए तो प्रोडक्ट या कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट बेच करके या कोई सर्विस प्रोवाइड करा के। सर्विस कोई भी हो सकती है, बैंक सर्विस हो सकती है, आईटी सर्विस हो सकती है। ठीक है, तमाम प्रकार के सर्विसेज हैं, कोई भी हो सकती हैं। ठीक है, बैंक सर्विस हो सकती है, आईटी सर्विस हो सकती है। प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे, सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, इन सारी की जो पूरे साल में। ठीक है, इंडिया का अगर ये मान लीजिए पूरा एरिया है। ठीक है, भारत के संपूर्ण भारत में एक साल में अगर जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू, मनी वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी मनी वैल्यू को ही हम जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी आपको नॉर्मल वे में पता चल गया होगा कि जीडीपी क्या होता है। कि भारत के अंदर, ठीक है, एक साल के भीतर, एक साल के भीतर भारत के अंदर एक साल के भीतर जो भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, चाहे बैंक सर्विस हो, चाहे आईटी सर्विस हो या कोई अन्य सर्विस हो, और जो भी प्रोडक्ट होता है उसको जो हम सेल करते हैं मार्केट में, इसका इन दोनों का जो भी मनी वैल्यू होगा पूरे साल के दौरान, इसको हम क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? जीडीपी। जीडीपी को किसमें प्रदर्शित करते हैं? इसको परसेंटेज में हमेशा दर्शाया जाता है। जीडीपी को परसेंटेज में दिखाया जाता है अमूमन। ठीक है, और अगर बात कर लें कि जीडीपी का बढ़ना क्या देश के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। ठीक है, तो जीडीपी के बढ़ने से आप देखेंगे कि जीडीपी अगर ग्रो करती है, अगर देश की जीडीपी ग्रो करती है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि इसके अंदर रोजगार बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो मार्केट में मनी आएगी, मनी का फ्लो बना रहेगा। ठीक है, और जीडीपी के बढ़ने का मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब इससे भी फिर है कि आपको नौकरी और जॉब ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसके माहौल क्रिएट होंगे
और साथ ही अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो सर्विसेज बढ़ती हैं, जाहिर सी बात है। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो सर्विस बढ़ती है, सर्विस बढ़ती है एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। अगर जीडीपी बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ना देश के लिए सुखद संदेश होता है, ठीक है। जीडीपी से हम देश की आर्थिक वृद्धि को आंक सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं जीडीपी के बारे में जान करके, ठीक है। और जीडीपी हम डे बाय डे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपने लिए थोड़ा टफ होगा, ठीक है। डे बाय डे इसका कैलकुलेशन करना ये थोड़ा टफ होगा डे बाय डे। तो इसलिए इसको हम 1 साल का देखते हैं, ठीक है। हर सरकारें जहाँ तक संभव होता है कि अपना 1 साल के अंदर का देखती हैं। साथ ही जो है कि इसको परसेंटेज में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने देख लिया। और अगर बात करें तो इसको ईयरली काउंट किया जाता है, जीडीपी को ईयरली काउंट किया जाता है। साथ ही डे बाय डे भी इसको काउंट कर सकते हैं, जो कि टफ मामला होगा अपने लिए। और अपन इसको क्वार्टर में भी काउंट किया जाता है, ठीक है। इसको क्वार्टरली भी काउंट किया जाता है। 3 महीने को एक क्वार्टर बोलते हैं और पूरे साल में, ठीक है, मतलब 12 महीने में 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। और इसको क्वार्टरली भी काउंट करते हैं। और जीडीपी हमेशा परसेंटेज वाइज जो हमने बात कर लिया। और अगर जीडीपी कम होती है तो इसका मतलब एक अनुमान आप ये भी लगा सकते हैं कि अगर जीडीपी कम होती है इसका मतलब डिमांड कम हो रही है, किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड या किसी भी सर्विस का डिमांड कम हो रहा है, ठीक है। डिमांड कम हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, लोग बाग का इंटरेस्ट कम हो रहा है, इंटरेस्ट भी कम हो रहा है प्रोडक्शन से, प्रोडक्ट से, किसी प्रोडक्ट के और या किसी सर्विस के प्रति लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म होता जा रहा है। ये ऐसा माना जाता है और अनुमान लगाया जाता है। जीडीपी सिर्फ जीडीपी आर्थिक वृद्धि दर नहीं है, ठीक है। इसको आर्थिक वृद्धि ही सिर्फ मापा नहीं जा सकता है। जीडीपी कम होना यानी लोगों का प्रोडक्ट और सर्विस से इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है, ये भी अनुमान लगाया जाता है। तो अगर बात कर लें तो आप एक काम करिएगा, गूगल जरूर करिएगा और उसमें इंडिया का अब तक का चार्ट देखिएगा जीडीपी का, कि चाइना को कब ये क्रॉस किया है। इंडिया जो है अपना चाइना को जीडीपी के मामले में कब क्रॉस किया है, ठीक है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो चाइना अगर मान लीजिए इंडिया से पीछे भी चल रहा है 1-2%, अगर मान लीजिए, सिर्फ मानते हैं इसको, ठीक है, तो वो कभी भी कम बैक कर सकता है, क्योंकि वो पोटेंशियल है इंडिया से ज़्यादा इस मामले में, ठीक है। वो कभी भी कम बैक कर सकता है। लेकिन हम इंडिया का कंपेयर चाइना से नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू में बहुत ही भिन्नता है, ठीक है, सिमिलरिटी नहीं है। तो हम इंडिया की कंपेयर उसी से करेंगे जिसकी वैल्यू से इसकी मतलब सिमिलरिटी हो, तो चाइना से नहीं करेंगे। लेकिन एज ए एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कम बैक कर सकता है, लेकिन आप चेक करिएगा कि इंडिया जो है चाइना को कब जो है क्रॉस कर दिया था जीडीपी के मामले में, 1 साल के लिए, 1 क्वार्टर के लिए, ठीक है। और 1991 एलपीजी यानी उस समय सुधारों का समय चल रहा था, एलपीजी मॉडल आया था इंडिया में, ठीक है। और उसी समय एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, चल रही थी 1991 में। और एलपीजी मॉडल भी आया था देश के भीतर, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय। आप देखेंगे कि एलपीजी मॉडल जब आया, उससे पहले 1991 में इंडिया का जो है जीडीपी रेट क्या था, 1.5% के आसपास था, ठीक है, 1.5 to 2%, इतना मान लेते हैं, इतना रहा होगा या इतना था, आप चेक कर सकते हैं। और जब एलपीजी मॉडल आया तो ये बढ़ करके कितना हो गया, 5% के आसपास हो गया था, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो कहीं ना कहीं जो सुधार आते हैं वो
कई चीज़ों में बदलाव लाते हैं, ये देखने को मिलता है अक्सर। तो जीडीपी को अगर हम लोग एक टेक्निकल लैंग्वेज में अगर इसको डिफाइन करें तो अपने को मिलता है कि भारत के भीतर, ठीक है, भारत के भीतर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, जो भी प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, इनकी मनी वैल्यू क्या है, इनकी मनी वैल्यू क्या है, टोटल मनी वैल्यू इनकी जो होती है एक साल के अंदर और इनके भारत भूमि के अंदर, ठीक है, इनकी टोटल मनी वैल्यू जो भी होगी इनके सर्विस और प्रोडक्ट का, उसी को हम क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। भारत की सीमा के भीतर एक साल के अंदर प्रोडक्ट या सर्विसेज की मनी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने जीडीपी को समझ लिया और अब हम लोग आगे देखते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग को जानने के लिए हमको एक दो टर्म और जानना होगा कि ट्रिपल पी मॉडल क्या है, पावर परचेजिंग पैरिटी क्या है, क्रय शक्ति क्षमता इसको बोलते हैं, साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, ट्रिपल पी मॉडल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इंडिया हालांकि ट्रिपल पी मॉडल पे भी काम कर रहा है और उससे पहले हम जान लें कि पावर परचेजिंग पैरिटी क्या होता है, क्रय शक्ति क्षमता। मान लीजिए कि कोई कोलगेट है और यह इंडिया में 3 रुपए में कोई आदमी खरीदता है, इसी को अमेरिका में $3 में खरीदता है, यानी 210 रुपए में अगर 70 रुपया $1 का मान लिया जाए तो आप देखेंगे कि उसी कोलगेट को इंडिया में 3 रुपए और उसी को अमेरिका में 210 रुपए में, यानी $3 में। तो कहीं ना कहीं इनबैलेंस है मामला, यानी इंडिया आपकी है एक डेवलपिंग कंट्री और साथ ही यूएसए है अपना डेवलप्ड कंट्री, और दोनों के परचेजिंग पावर में देखेंगे तो बहुत भिन्नता पाई जा रही है। यहाँ 3 रुपए में जो कोलगेट मिल रहा है वहाँ पे आपको $3 में मिल रहा है, यानी 210 रुपए में मिल रहा है। यानी सीधी सी बात है कि क्रय शक्ति क्षमता जो है वह यूएसए का ज़्यादा है। यानी आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि डेवलपिंग पावर के बजाय, डेवलपिंग कंट्री के बजाय डेवलप्ड कंट्री में परचेजिंग पावर ज़्यादा होता है। ये एक फॉर्म में ये बोल सकते हैं आप कि डेवलपिंग कंट्री जो होती है, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, किसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है डेवलप्ड का, ठीक है। और देख लीजिए अभी तो अब हम लोग देखेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है। इस टर्म को भी समझेंगे तब जाके आउटसोर्सिंग समझ में आएगा कि अगर इंडिया में सिटी, स्मार्ट सिटी बनाने की बात जो चल रही है, स्मार्ट सिटी बनाने की जो बात चल रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके लिए अपने को 100 बिलियन की आवश्यकता है, 100 बिलियन मनी की आवश्यकता है, और हम सोचें कि चाइना से मिल जाएगा, कुछ जापान से मिल जाएगा, कुछ अमेरिका से पैसा मिल जाएगा, ठीक है। खूब आराम से समझते हैं, चाइना से मिल जाएगा, जापान से मिल जाएगा, अमेरिका से मिल जाएगा, लेकिन बात फंस गई कहाँ कि नहीं मिल पाया। मान लीजिए नहीं मिल पाया, 100 बिलियन नहीं हो पाया, तो हमारा स्मार्ट सिटीज़ का जो है सपना अधूरा रह जाएगा। तो कंपनियां क्या करती हैं, एफडीआई लाती हैं। एफडीआई कहाँ आएगा, अब आप समझ गए होंगे। परचेजिंग पावर कहाँ का ज़्यादा है, डेवलप्ड कंट्री का, ठीक है, डेवलप्ड का। और परचेजिंग पावर कहाँ कम है, डेवलपिंग कंट्री का, ठीक है, इंडिया जैसे कंट्री का। तो आप देखेंगे एफडीआई कहाँ आएगी, डेवलप्ड कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री की तरफ एफडीआई लाएंगे, ठीक है। इन कंट्रीज में एफडीआई लाएंगे, क्यों लाएंगे, क्योंकि यहाँ लेबर जो है, चीप लेबर अवेलेबल है। आपको 200 रुपये में कल्लू जैसे काम करने वाले लोग मिल जाएंगे, ठीक है यहाँ। और वहाँ पे क्या है, यूएसए में जो है लेबर कॉस्टिंग जो है
महंगा पड़ेगा आपको। जो काम यहाँ 200 में वहाँ 2000 में कराना पड़ेगा। तो एफडीआई इसीलिए लाई जाती है कि अपने कामों को हम सस्ते दरों पे अपना संपन्न करा लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को वहाँ ले जाके बेच लेते हैं, काम अपना यहाँ करा लेते हैं। अब इसी को हम समझेंगे कि आउटसोर्सिंग क्या होता है। ट्रिपल पी मतलब इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से निकला है कि पावर परचेजिंग पैरिटी से, जिसको आप लोगों ने समझा कि जो कोलगेट यहाँ 3 रुपये में मिल रहा था, ठीक है, वही अमेरिका में $3 में मिल रहा था, ठीक है, और यहाँ 3 रुपये में मिल रहा था। दोनों में अंतर था, ये 3 रुपीज़ था, ये 210 रुपीज़ था, ठीक है। और साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हुई कि इसके अगर आपने को स्मार्ट सिटीज़ बनानी है तो एफडीआई से पैसे आएंगे। एफडीआई से पैसे कैसे आएंगे? इस प्रकार से आएंगे कि चीप लेबर यहाँ अवेलेबल है इंडिया में, तो सारी कंपनियां या सारे देश जो हैं यहाँ, जो बाहरी कंपनियां हैं यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और पावर परचेजिंग पैरिटी के माध्यम से आउटसोर्सिंग होता है, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब अगर इसको हम टेक्निकल भाषा में देख लें तो देश के भीतर, ठीक है, कोई दूसरा डेवलप्ड कंट्री के जो कंपनियां आती हैं और यहाँ सस्ते लेबर के कारण अपना जो कार्य करा लेते हैं इनके माध्यम से, और फिर वहाँ ले जाके प्रोडक्ट को अपना सेल करते हैं, इसको आउटसोर्सिंग, ठीक है। और अगर देख लें कि ट्रिपल पी मॉडल पर इंडिया किस रैंक पे आता है इकोनॉमिकली, तो ये 3rd रैंक आती है, ठीक है, इंडिया की ट्रिपल पी मॉडल पे। और वहीं नॉमिनल जीडीपी की रैंक देख लें तो इंडिया 6th रैंक पे आ रहा है, इस समय 6th रैंक आ रहा है नॉमिनल जीडीपी में, ठीक है। और क्रय शक्ति के बारे में आप जान गए कि ट्रिपल पी मॉडल क्या है इंडिया में, और इस प्रकार से आप आउटसोर्सिंग को समझ लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि लेजर फेयर क्या है, अहस्तक्षेप नीति, ठीक है। इसको एडम स्मिथ ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, और उसी समय 1991 में लिबरलाइजेशन आया था, एलपीजी मॉडल आया था इंडिया में। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी पूरे एशिया के भीतर, तो एडम स्मिथ ने एक मतलब टर्म दिया कि लेजर फेयर क्या होता है, अहस्तक्षेप नीति को उन्होंने डिफाइन किया। मान लीजिए कि कोई भी एक कैपिटलिस्ट है, कोई एक कैपिटलिस्ट है और ये सामान कोई प्रोड्यूस करता है, तो अब आप सोचिए जब ये बनाता है तो इसका प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा? इसका प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, कौन डिसाइड करेगा? कैपिटलिस्ट है कोई और प्रोडक्ट बनाता है, अब कौन करेगा? उस समय के हिसाब से सोचिए कि जब एलपीजी मॉडल आया था देश के भीतर, लिबरलाइजेशन आया था इंडिया एंड रसिया में, ठीक है, तो इसका सीधा मतलब उनका यही था कि जिसमें गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ना हो, गवर्नमेंट हस्तक्षेप न करे, ठीक है। और उसमें डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस को कैपिटलिस्ट अपना फिक्स करे, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन न दे, अपना कोई भी प्रभावी हस्तक्षेप अपना न दे, उसमें कोई भी हस्तक्षेप सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिए, और जो भी प्राइस डिटरमाइन होगी या डिसाइड होगी वह डिमांड और सप्लाई की वजह से होगी, और कैपिटलिस्ट अपने मार्केट को देख करके डिमांड और सप्लाई को समझ करके किसी भी प्राइस को डिटरमाइन करेगा, फिक्स करेगा, उसको लेजर फेयर की नीति बोलेंगे, ठीक है, हस्तक्षेप की नीति बोलेंगे। ये लिबरलाइजेशन को देखें, लिबरलाइजेशन का मतलब यही होता है कि अगर सरकार का हस्तक्षेप होगा तो कहाँ से लिबरलाइजेशन हो गया, कहाँ से उदारीकरण हम उसको बोलेंगे, किसी भी एंगल से बोलने लायक नहीं रह जाएगा। इसलिए ज़्यादातर मामलों में ये ध्यान रखने योग्य बात होती है कि सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो, ताकि लोग, कैपिटलिस्ट हो या कंज्यूमर हो, कोई भी उपभोक्ता हो, अपना काम खुल के करे, ठीक है। क्रय विक्रय का काम खुल के होना चाहिए, डिमांड और सप्लाई बेसिस पे होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, इतना ध्यान रहे। आइए आगे देखते हैं EEZ,
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये क्या होता है? टर्म बहुत बार आता है, एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है और अमूमन चर्चा में भी ये बार बार आता रहता है और न्यूज़पेपर में भी सुर्खियों में रहता है, हमेशा इससे सामना होता रहता है। तो आज इसको समझ लेते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हर क्षेत्र यानी कोई भी देश हो, जैसे इंडिया को ले लेते हैं, ठीक है। मैप अच्छा से नहीं बन पा रहा है लेकिन आप लोग अपना बना लीजिएगा अच्छे से। मान लीजिए इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और ये अरेबियन सी है, ठीक है। अरब सागर इधर है, बे ऑफ बंगाल इधर है और नीचे हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर है। अब देखिए, अक्सर बोला जाता है कि जो क्षेत्र सामान्यतः पानी से घिरा हुआ हो उसे कंटिनेंट बोला जाता है, कंटिनेंट जोन बोला जाता है। लेकिन इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे सब कंटिनेंट बोला जाता है। ये स्थिति है इंडिया की, जियोग्राफिकली ये कंडीशन है कि 3 तरफ से, इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और इधर अरेबियन सी है और इधर हिंद महासागर है। तो अब बात करेंगे कि पानी में कैसे डिसाइड होगा कि कहाँ तक किसका एरिया आएगा, किसके कब्जा में आएगा, किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा। और तो इसके लिए यूएन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक नोटिस आती है या एक कानून बनता है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के 200 नॉटिकल मील, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल, इसको अच्छे से देखते हैं। मान लीजिए ये जलीय सीमा है, ये टोटल जो है 200 नॉटिकल मील की दूरी है इंडिया के तटीय क्षेत्र से। तो इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र में घोषित किया जाएगा या रखा जाएगा। लेकिन बात यहाँ तब फंस जाती है, जब आप देखेंगे कि ये इंडिया है और ये इसका 200 नॉटिकल मील का डिस्टेंस है इसके तटीय क्षेत्र से, ठीक है। और उसी समय पाकिस्तान जिक्र करता है कि जो गुजरात के पास कच्छ का क्षेत्र है, कच्छ की खाड़ी है, उसी में एक सर क्रीक नाम का जगह है, सर क्रीक, ठीक है, सर क्रीक नाम का जगह है कच्छ के रन के पास। तो वह पहले सिंध के क्षेत्र में आता था और सिंध अब पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, ठीक है, पाक के क्षेत्र में आता है। तो पाकिस्तान बोलता है कि ये जो सर्किट का क्षेत्र है यह पाकिस्तान का क्षेत्र माना जाएगा, क्योंकि यह अक्सर सिंध के क्षेत्र में पहले आता था। लेकिन कहता है कि ये दलदल है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट ये आता है कि यह दलदल है, क्योंकि दलदल को आर्थिक अनन्य क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, बाय रूल। उसी समय इंडिया का तर्क ये आता है इस सर क्रीक को लेकर के कि बरसात के समय, ठीक है, बरसात के समय यहाँ पे पानी हो जाता है और नाव चलती हैं, बोटिंग होती है, ठीक है, नाव से आना जाना लगा रहता है। ये दलदली क्षेत्र नहीं है, इसलिए यह आर्थिक अनन्य क्षेत्र के भीतर आता है। लॉजिकली और टेक्निकली हमेशा ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक्स में टेक्निकली डिफिनीशन ज़्यादा मायने रखती है बजाय प्रैक्टिकली। इसलिए यहाँ बोला जाता है इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट उनके दलदल वाले स्टेटमेंट पे पाकिस्तान के कि बारिश के समय यहाँ पे पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण यहाँ नावें आसानी से चलती हैं, आती हैं, जाती हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, व्यापारिक कार्य होते हैं, ठीक है। इसलिए यह दलदल क्षेत्र नहीं रहा और इसलिए यह आर्थिक अनन्य क्षेत्र के दायरे में आता है। इस प्रकार से ये विवाद यहाँ समाप्त होता है। तो हम लोग इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आप लोग इसको गूगल करिएगा कि इसको कौन डिसाइड करता है, कौन सी संस्था है। हमने पहले बता भी दिया है, लेकिन अगर आप भूल गए होंगे तो उसको एक बार फिर से रिकॉल करिएगा गूगल के माध्यम से। और आर्थिक अनन्य क्षेत्र आप जान गए कि इसकी सीमा होती है 200 नॉटिकल मील। और वहीं अगर प्रादेशिक क्षेत्र की बात करें तो वह देश के सीमा से 12 मील की दूरी को प्रादेशिक सीमा क्षेत्र बोला जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है। तो एसेट्स को हम दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए एसेट्स है, इसको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको बोला जाता है मूर्त, और इनटेंजिबल को बोला जाता है अमूर्त बोला जाता है, ठीक है। तो मूर्त में वे होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और अमूर्त में वे आते हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं अमूमन। तो टेंजिबल का एग्जाम्पल अगर देखेंगे कि टेंजिबल का एग्जाम्पल क्या क्या आता है, तो कैश हो गया, कैश मनी डायरेक्टली, व्हीकल्स आ गए, एग्जिट पॉलिसी, ये भी 1992 में आई, और ये आप देखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप एक कोई कंपनी है, ठीक है, देखिए एक कोई कंपनी है और मान लीजिए कि इसमें 5,000 वर्कर कार्य करते हैं, 5,000 वर्कर कार्य करते हैं, और बहुत समय से इससे कोई आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है, कोई भी आउटपुट निकल के, कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है, बंद होने की कगार पे है, कोई भी प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन इससे निकल के नहीं आ रही, और ये बंद भी नहीं है, चल रही है, और लोगों को रोजगार का सृजन भी नहीं हो पा रहा है, ना सैलरी टाइमली मिल पा रहा है, ना कोई प्रोडक्ट मार्केट को मिल पा रहा है, और ये बंद भी नहीं हो रही। इसलिए एग्जिट पॉलिसी 1992 में आई कि जो भी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें 5,000 कर्मचारी संलग्न है या कार्य कर रहे हैं, और उसके बावजूद इनकी स्थिति ये है कि ये सही समय पे या प्रोडक्टिव नहीं है, और देश के लिए प्रोडक्टिव नहीं है, लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, और सैलरी नहीं मिल पा रहा है वर्कर्स को, इसे और लॉस में चल रही है, इसलिए एग्जिट पॉलिसी को लाएगा। लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है, ठीक है, ये बात है। और अगर इको मार्क देखेंगे तो इको मार्क ये भी 1992 में आया, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली के लिए है, कि कोई भी इको मार्क मतलब किसी भी कंपनी को, अगर किसी कंपनी को इको मार्क का ठप्पा लग गया है या इसकी मोहर लग गई है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि यह कंपनी पर्यावरण के लिए हानिकारक प्रोडक्ट नहीं बना रही है, यानी इसका जो भी प्रोडक्ट है यह इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, ठीक है। और ये इसका सिंबल होता है, हरा कलर का एक मटका होता है, ठीक है, जो पर्यावरण को सूचित करता है या इंगित करता है या रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों ने इको मार्क 1992 देखा, साथ ही एग्जिट पॉलिसी 1992 देखा, और अब देखेंगे रिसेशन, मंदी, आर्थिक मंदी, ठीक है। यह भारत में 2011-12 के आसपास आई थी एक बार, और इसको, इसकी परिभाषा तो एक ये होती है, अगर साधारण भाषा में व्यवहारिक तौर पे इसको देखा जाए, कि मंदी किसे कहते हैं। मंदी का मतलब ये हो गया कि कोई काम धाम नहीं चल रहा है, पैसा ना आ रहा है ना जा रहा है, इसका मतलब कोई नई इनकम नहीं हो रही है, जनरेट नहीं हो पा रही है, इसलिए आर्थिक मंदी चल रही है, ठीक है। ना कोई प्रोडक्ट सेल हो पा रहा है, ना कोई नया बन के मार्केट में आ रहा है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट ना ही वो सेल हो पा रहा है ना ही आ पा रहा है, ठीक है, सब कुछ डिसबैलेंस, मतलब रुका हुआ सा है। लेकिन ये मान्य नहीं होगा, इसके साथ साथ हमें टेक्निकल डिफिनीशन को भी देखना होगा। टेक्निकल डिफिनीशन इसकी क्या होती है, रिसेशन की टेक्निकल डिफिनीशन क्या होती है, इसको हम लोग एक बार समझेंगे। देखिए इसकी टेक्निकल डिफिनीशन ये है कि लगातार, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली, लगातार किसी देश का 2 क्वार्टर, क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2, ठीक है, कोई 2 क्वार्टर या क्वार्टर 3 ले लीजिए या क्वार्टर 4 ले लीजिए, लगातार 2 क्वार्टर अगर जीडीपी के ग्रोथ रेट में गिरावट आई है या दर्ज हुई है, तो उसको आर्थिक मंदी बोला जाएगा।
और वही अगर जीडीपी में लगातार 2 क्वार्टर बढ़ोतरी दर्ज की गई है तो उसको बूम की स्थिति बोला जाता है मार्केट के लिए। लेकिन वही डाउन की स्थिति होगी तो उसको रिसेशन बोला जाता है। टेक्निकली डिफिनीशन है ये। वैसे तो एक देश के अंदर उस देश के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की डिमांड में कमी को ही रिसेशन बोला जाता है आमतौर पर। लेकिन अगर वही Q1 एंड Q2 ग्रेजुअली इसमें डाउनफॉल हो रहा है जीडीपी में, तो इसको हम रिसेशन का फॉर्म या रिसेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं या बोलते हैं या समझते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे टेक्निकल परिभाषा को भी और व्यवहारिक परिभाषा को भी, दोनों के मध्य को अंतर भी समझ पा रहे होंगे। और मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप रिसेशन को अच्छे से समझ गए होंगे कि आर्थिक मंदी क्या होती है। मतलब एक देश के अंदर उस देश के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की डिमांड में कमी, ये एक व्यवहारिक भाषा हो गई। लेकिन लगातार भारत की 2 क्वार्टर में जीडीपी में कमी आना यानी डाउनफॉल चलना या डाउनफॉल होना या दर्ज करना, इसको हम बोलते हैं टेक्निकली डेफिनेशन। और जीडीपी में लगातार 2 क्वार्टर कमी आती है तो इसी को रिसेशन बोला जाता है। लेकिन वहीं जीडीपी पे अगर लगातार 2 क्वार्टर डाउनफॉल नहीं होता है, अप्स होता है यानी बढ़ोतरी दर्ज होती है, इसमें ग्रो होता है, तो इसको हम बूम की स्थिति बोलते हैं मार्केट के लिए। आइए समझते हैं नेक्स्ट टर्म ये है कि काउंटर ट्रेड क्या होता है और बार्टर ट्रेड क्या होता है। वस्तु विनिमय जिसको बोला जाता है। बार्टर ट्रेड देखिए, इसको अगर समझा जाए सरल भाषा में तो पहले के समय ये होता था कि आप हमसे 1 किलो चावल ले लीजिए अगर आपके पास चावल नहीं है, ठीक है, और आप हमको 2 किलो आलू दे दीजिए। 2 किलो आलू दे दीजिए, मेरे पास आलू नहीं। तो ये जो एक्सचेंज होता था चावल से आलू, आलू से चावल, गेहूं, जो आपस में चीज़ों का आपस में लेन देन होता था वस्तु विनिमय, इसको बार्टर ट्रेड बोलते हैं। लेकिन हम काउंटर ट्रेड को देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर रख करके कि आजकल जो पैमाना चलता है डॉलर का कि जो लेन देन होगा इंटरनेशनली ये डॉलर में होगा, ठीक है, डॉलर में होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं एक देश अपना इंडिया है और इसको बांग्लादेश से कोई सामान लेना या देना है, ठीक है, बांग्लादेश को, दोनों के पास डॉलर नहीं है अपना, वो तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर चलता है, एक मानक तैयार किया गया है। लेकिन इंडिया का रुपये में चलता है, बांग्लादेश का टका में चलता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब ये दोनों के पास डॉलर नहीं, तो ये जो दोनों देश आपस में एक्सचेंज करेंगे जो भी किसी वस्तु का या किसी भी सर्विस का, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे काउंटर ट्रेड, सरल भाषा में। समझ गए आप? और मतलब इसका ये हो गया, अगर टेक्निकली देखा जाए, कि विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण वस्तु को आपस में बदलना काउंटर ट्रेड कहलाता है। इसको हम बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण वस्तु का आपस में बदलना या एक्सचेंज करना काउंटर ट्रेड कहलाता है टेक्निकली। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। बायर्स मार्केट, सेलर्स मार्केट क्या होती है? देखिए, क्रेता बाजार और विक्रेता बाजार ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। क्रेता बाजार वो होता है कि जैसे खरीदने वाले को फायदा हो, या फायदा कब होगा, ठीक है, अगर देखा जाए तो बायर्स को फायदा हो, कहने का मतलब ये, इसको फायदा होना चाहिए। ये फायदा कब होगा, ठीक है, कब होगा? जब प्राइस लो होगा, जब प्राइस लो होगा, ठीक है। लो कब होगा? जब सप्लाई ज़्यादा होगी। जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस लो होगा, जाहिर सी बात है, नॉर्मली अभी सोचिए बस। और सप्लाई ज़्यादा कब होगी? जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इसको क्रेता बाजार का एक सर्कल बोलते हैं कि बायर्स को फ़ायदा कब होगा? फ़ायदा तब होगा जब प्राइस लो होगी। प्राइस लो कब होगी? जब सप्लाई ज़्यादा होगी। सप्लाई ज़्यादा कब होगी? जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। वही सेम पैटर्न इस पे भी फॉलो होता है विक्रेता बाजार पे, ठीक है। तो उस पे लागू करके इसी चीज़ को आप समझ सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं कोर सेक्टर। कोर सेक्टर में क्या क्या आता है कि अर्थव्यवस्था के विकास हेतु आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता जो होती है उसको कोर सेक्टर में बोला जाता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि इसमें क्या सीमेंट आता है, लोहा आता है, सरिया आता है, पेट्रोलियम, मशीनरी जैसे तमाम चीज़ें आती हैं कोर सेक्टर में। तो अर्थव्यवस्था के विकास हेतु आधारभूत संरचनाओं की जो आवश्यकता होती है, जो आधारभूत,
ठीक है, रोटी कपड़ा मकान को जो कंप्लीमेंट कर दें या कंप्लीट कर दें, उसको हम कोर सेक्टर बोलते हैं। तो इसमें सीमेंट, लोहा, सरिया, ठीक है, पेट्रोलियम और मशीनरी जो कुछ आती है, मतलब द नेसेसिटी ऑफ फंडामेंटल थिंग्स फॉर ए डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ठीक है, अमूमन इसको इतना जानिए। और अगर बात करते हैं फ्री ट्रेड क्या होता है, खुला बाजार। खुला बाजार का मतलब होता है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्री ट्रेड उसी को बोलते हैं। ये एलपीजी की मॉडल से कहीं ना कहीं अभिप्रेरित है। ठीक है, फ्री ट्रेड कि खुला बाजार मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन ना हो, उसको फ्री ट्रेड बोलते हैं। और पावर्टी लाइन देख लेते हैं, एक टर्म ये भी है, मतलब गरीबी रेखा किसे कहते हैं, आय का वो स्तर जो अपर्याप्त उपभोग से व्यक्ति को बचाता है, गरीबी रेखा कहलाता है। ठीक है, मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड बाय सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री फॉर हिज सर्वाइवल, दैट इज कॉल्ड पावर्टी लाइन। इसको आय का वह स्तर जो अपर्याप्त उपभोग से व्यक्ति को बचाता है, गरीबी रेखा कहलाता है। मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति को प्रतिदिन मतलब एक दिन आज उसको जीने के लिए 28 रुपये में उसका पूरा दिन का काम मिनिमम चल जाता है, तो उसकी गरीबी रेखा 28 रुपये होगी, यानी उससे नीचे रहेगा तो वह जीवन यापन एक दिन अपना नहीं कर पाएगा। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, गिनी गुणांक। जहां तक आप एक मार्क भी देख रहे होंगे 0 to 1, ये आप देख पा रहे होंगे कि 0 to 1। ठीक है, इसको भी अभी डिटेल में देखते हैं। गिनी गुणांक क्या होता है, इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी को इससे मेजर किया जाता है, मतलब आर्थिक विषमता को मापने का यह एक पैमाना है, गिनी गुणांक इसको बोला जाता है। ठीक है, आर्थिक विषमता को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए अगर गिनी गुणांक देखने के हिसाब से अगर 0 आता है, ठीक है, यानी पूरे मतलब जितने भी लोग हैं सभी के पास 0 का मतलब ये हो जाएगा कि आय समान है, 0 का मतलब। और 1 का मतलब ये हो जाएगा कि जो सारी प्रॉपर्टी है ये किसी एक व्यक्ति के पास है। ठीक है, पूरे देश की जो प्रॉपर्टी है या इनकम है, ये जो सारा पैसा है, मनी है, एक व्यक्ति के पास है। और 0 का मतलब ये हो जाएगा कि किसी के पास नहीं है, यानी जो भी कुछ है सभी के पास समान है, यानी दोनों ही स्थिति नहीं हो सकती, कभी भी बराबर भी सभी के पास बराबर भी नहीं हो सकती। आप नॉर्मली सोच के देखिए, प्रैक्टिकली और टेक्निकली दोनों फॉर्म में। किस देश के भीतर 121 करोड़ की जनसंख्या है, सभी के पास समान पूंजी तो है नहीं, पैसा तो है नहीं, मनी है नहीं। और ये भी नहीं है कि किसी एक ही व्यक्ति के पास सारा पैसा है देश का, नहीं है। मतलब अब 0 to 1 जो वैरी करेगा, जो वैल्यू वैरी करेगा 0 to 1 के बीच जो कुछ होगा, ठीक है, अब ना तो 0 होगा ना तो 1 होगा। ठीक है, लेकिन 0 to 1 के बीच रहेगा। अब इसी के बीच में वैरी करता रहेगा, या तो 50% जो पैसा हो 20% लोगों के पास हो, बाकी 50% में 80% लोगों के पास पैसा हो, लेकिन कुछ ना कुछ विभाजन रहेगा। ये नहीं होगा कंडीशन, ये दोनों शर्तों को अनफॉलो कर देगा, यानी कि एक ही व्यक्ति के पास सारा पैसा हो, ये भी बिल्कुल नहीं होने वाला, और सभी के पास समान पैसा हो, ये भी बिल्कुल होने वाला नहीं। कुछ ना कुछ इनबैलेंस होगा इसमें, इस व्यवस्था में। तो उसी को 0 से 1 के बीच में दर्शाते हैं, और गिनी गुणांक यही काम करता है कि आर्थिक विषमता को मापने का ये प्रयोग है। चलिए आइए आगे देखते हैं। गिफिन गुड्स, इसको समझ लीजिए, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे आप सभी लोगों को। नॉर्मली अगर मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि थोड़ा सा इमेजिन करिए कि मूल्य किसी भी चीज़ का जो प्राइस है, अगर ये बढ़ता है, प्राइस अगर बढ़ता है, ठीक है, तो डिमांड क्या होगा, लो होगा, कम होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, आप कहेंगे ये तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होता है। नहीं, हम इंडिया में बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया के लोग मानसूनी होते हैं। ठीक है, पहले प्राइस देखते हैं, क्वालिटी बाद में देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए नॉर्मली सोचिए कि अगर प्राइस किसी चीज़ का हाई है तो उसका डिमांड कम होगा। ठीक है, जैसे और अब देखिए अगर प्राइस लो है, प्राइस लो है तब क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। अब इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एप्पल का कोई फ़ोन है, एप्पल का,
और इसकी प्राइस अगर 60,000 है तो इसकी डिमांड क्या होगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर इसी की प्राइस अगर 30,000 आधा हो जाए तो डिमांड तुरंत क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है। लेकिन इसको गिफिन वस्तुओं के जरिए हमको परिभाषित करना है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से जो घरेलू चीज़ों में प्रयोग होती हैं। तो जैसे मान लीजिए दिवाली आने वाली है अक्टूबर में, 25 अक्टूबर को मान लेते हैं कि दिवाली आने वाली है, और कोई कल्लू राम है और वह व्यापारी है छोटा मोटा, और वह प्राइस डाउन तो डिमांड कम हो जाता है। गिफिन वस्तु है, प्राइस डाउन तो डिमांड कम हो जाता है। अब इसको हम प्रूव करेंगे कैसे, कि आप कहेंगे कि आप तो बोल रहे हैं कि प्राइस अगर डाउन होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि प्राइस डाउन डिमांड भी कम। देखिए कैसे है। दिवाली 25 को है मान लेते हैं, दिवाली 25 को है मान लेते हैं, ठीक है। दिवाली 25 को है और कल्लू राम कोई बिजनेसमैन है, छोटी मोटी इसका किराने की दुकान है, ठीक है। और ये रुक जाता है, कहता है कि चीनी का दाम जो है घट रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि हो सकता है और घटे। ठीक ठीक, और घटे, इंडिया में ये चलता है अमूमन। और तो कहता है ठीक है चलिए, 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती है और इस दिन 48 रुपये है चीनी का दाम, 48 रुपये केजी। फिर 4 अक्टूबर को इसका प्राइस हो जाता है 46 रुपये। अब कल्लू का लड़का बोलता है पापा रुकते हैं, 2 दिन और रुकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखता है कि 8 को 40 रुपये हो गया। और फिर कल्लू की पत्नी बोलती है रुको जी, 10 को देखते हैं इसको क्या होता है। 10 को देखेंगे तो ये 35 का हो गया, ठीक है। फिर कल्लू का लड़का कल्ला बोलता है कि 15 को देखिए सर, 15 को पापा देखते हैं क्या होता है। 15 को ये मान लीजिए कि अचानक 46 हो गया, कल्लू का दिमाग उड़ा। अब कल्लू का लड़का बोलता है पापा गुस्सा ना होइए, वेट करते हैं देखते हैं, अभी और घटेगा, थोड़ा सा बढ़ा है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। 48 से 35 तो आया था ना, अब 46 अचानक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, घटेगा। अब कल्लू बोल नहीं रहा है लेकिन मुंह उसका पूरा लाल हो चुका है कि हमने खरीद के स्टोर कर लिया होता 35 पे 10 तारीख को, ठीक है, लेकिन हमने नहीं खरीदा इसी कल्ला के चक्कर में। और अब देखते हैं कि 25 अक्टूबर को दिवाली है और ये बढ़ के हो गया है आपका 20 तारीख को, यानी 22 तारीख को मान लीजिए ये हो गया 56 रुपये। कल्लू का दिमाग एकदम लाल। अब इसको समझ में आ रहा होगा कि अब तो किसी भी हालत में हमको लेना ही होगा, चाहे 56 हो जाए चाहे 100, क्योंकि 25 को दिवाली है। अब क्या होता है, उसी चीनी का दाम 35 डाउन हुआ था, इन्होंने नहीं खरीदा, वेट करने के चक्कर में। इन्हीं को गिफिन वस्तुएं बोलते हैं, मतलब कम समय के लिए इनका प्राइस डाउन होगा फिर अप हो जाएगा। लेकिन उसी समय में जो बिजनेसमैन होते हैं वेट करते हैं, जो कंज्यूमर छोटे छोटे या दुकानदार होते हैं वेट करते हैं कि और डाउन होगा, फिर अचानक से दाम इसका बढ़ जाता है, तो इनको गिफिन वस्तुओं में रखा जाता है। मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। अंततोगत्वा उसको 56 पे खरीद करके दिवाली में उसको बेचना पड़ेगा। अगर वही 35 के हिसाब से स्टोर किया होता तो हो सकता है कि 35 और 70 में दिवाली के दिन बिके तो इसको 35 का लाभ हो पर केजी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया कल्लू कल्ला के चक्कर में, इसलिए इसको नुकसान हो गया। तो गिफिन वस्तु में अक्सर नुकसान देखने को मिलता है इसी वेट करने के चक्कर में। मतलब एक पिक पॉइंट आता है वहाँ पे ले लेना चाहिए और फिर उसके बाद सेल करना चाहिए स्टोर करके, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि प्राइस जब कम हो रही थी डिमांड भी चीनी की कम हो रही थी। समझाना यही था अपने को गिफिन वस्तुओं के बारे में कि प्राइस डाउन होगी तो इनका डिमांड भी कम होगा। ये एप्पल की फ़ोन की तरह नहीं है कि प्राइस कम होगी तो डिमांड हाई हो जाएगा कि हमको लेना है, नहीं, ये चीनी है, ठीक है। छोटी छोटी गिफिन वस्तुएं हैं, इनका प्राइस अगर डाउन होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगा अमूमन। चलिए और देखते हैं आगे कौन सा टर्म है। लिक्विडिटी को समझ लेते हैं, ठीक है। तरलता, किसी संपत्ति या वस्तु की नगद मुद्रा में परिवर्तनशीलता, कन्वर्टेबिलिटी, तरलता कहलाती है। किसी संपत्ति या वस्तु की नगद मुद्रा में
अब मान लीजिए कोई बॉटल आप लेके जाते हैं मार्केट में, तो उसका कोई आपको रुपया नहीं देगा चेंज करके कि आप बॉटल दे दीजिए, हम आपको पैसा दे देते हैं। लेकिन वहीं अगर आप गोल्ड लेकर जाते हैं, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, अगर इसको लेकर जाते हैं तो इसको तुरंत मुद्रा में कन्वर्ट करके लोग आपको पैसा दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिक्विडिटी, मतलब किसी संपत्ति या वस्तु की नगद मुद्रा में परिवर्तनशीलता तरलता कहलाती है। तो ये तरलता हो गया आपका। डुअल इकोनॉमिक्स क्या होता है इसको समझ लीजिए। दोहरी अर्थव्यवस्था मतलब एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है टेक्निकल। अमूमन एक होता है ट्रेडिशनल और एक हो गया फॉर्म टेक्निकल। टेक्निकल में मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि ट्रैक्टर से खेती होती है, और ट्रेडिशनल में बैल से खेत को जोता जाता है। लेकिन जब दोनों का मिक्स यूज करेंगे तो उसको दोहरी अर्थव्यवस्था का रूप दिया जाता है। यानी जहाँ पर ट्रेडिशनल और टेक्निकल दोनों फॉर्म का यूज किया जाता है, मतलब बैल भी प्रयोग में हो और ना हो रहे हो तो ट्रैक्टर से हम उसका काम कर लें। ठीक है, तो इसको डुअल इकोनॉमिक्स यानी दोहरी अर्थव्यवस्था का रूप दिया जाता है या इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कौन सा टर्म है। प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब कार्ड्स यूज फॉर मनी ट्रांजेक्शन, मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, जिनसे भी हम मनी का ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, और उसको आज के डेट में प्लास्टिक मनी बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, निपटाते हैं, लंबी वीडियो हो रही है। और बफर स्टॉक्स क्या होता है, बफर स्टॉक्स को भी समझ लेते हैं। जरूरत से ज़्यादा स्टॉक कर लेना बफर स्टॉक कहलाता है। मतलब जरूरत से ज़्यादा स्टॉक कर लेना बफर स्टॉक कहलाता है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम स्टॉक कर लेते हैं कोई भी चीज़, तो उसको हम बफर स्टॉक बोलते हैं। ब्लू चिप कंपनियां या ब्लू चिप क्या होता है, मतलब इसमें रिस्क कम होता है। ब्लू चिप में जो है रिस्क कम होता है, रिस्क लो होता है। जैसे एप्पल और माइक्रोमैक्स को देख लीजिए, आप ज़्यादा सेफ फील करेंगे एप्पल के साथ, माइक्रोमैक्स के साथ नहीं करेंगे। तो इसी को ब्लू चिप बोला जाता है कि ब्लू चिप कंपनियां कौन है, जहाँ रिस्क कम हो। ठीक है, उनके डूबने का रिस्क कम हो, उनके प्रोडक्ट से आपको नुकसान कम हो, तो उसको ब्लू चिप बोला जाता है। और आगे देख लेते हैं, वेवलेन इफेक्ट क्या होता है। वेवलेन इफेक्ट क्या होता है, वेवलेन इफेक्ट ये मान के चलिए कि प्राइस और क्वालिटी का, इसमें प्राइस वर्सेस क्वालिटी, ये इंडिया है भैया। ठीक है, ये इंडिया है, और यहाँ पे प्राइस बाद में देखा जाता है, प्राइस पहले देखा जाता है सॉरी, और क्वालिटी बाद में देखा जाता है। मतलब हम पहले भी अभी बात किए कि इंडिया में प्राइस कम हो और बट क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता है पहले। मतलब यहाँ लोग मानसूनी ज़्यादा हैं कि प्राइस कम हो काम चल जाए, क्वालिटी कम भी होगी तो चल जाएगा, लेकिन प्राइस भी कम होना चाहिए। ये नहीं देखेंगे कि प्राइस ज़्यादा देके क्वालिटी ज़्यादा ले ले थोड़ा सा, लेकिन उतना मैनेज नहीं करते हैं बस। तो वेवलेन इफेक्ट का मतलब यही होता है कि ठीक है, 2 ही रुपए का तो अंतर है प्राइस में, तो इसी को लेते हैं ना, थोड़ा सा क्वालिटी तो डाउन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को वेवलेन इफेक्ट बोला जाता है एकदम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। ब्लू चिप भी आप देख लिए, बफर स्टॉक्स भी देख लिए कि ज़रूरत से ज़्यादा, और प्लास्टिक मनी भी देख लिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे, और डुअल इकोनॉमिक्स जिसमें आपने ये भी देख लिया कि टेक्निकली और ट्रेडिशनली जो भी हम करते हैं काम, उसको डुअल इकोनॉमिक्स में शामिल करते हैं। और लिक्विडिटी भी देख लिए, लिक्विडिटी किसी संपत्ति या वस्तु की नगद मुद्रा में परिवर्तनशीलता तरलता कहलाती है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे जो इसका पार्ट बचा हुआ है। और आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और धन्यवाद आप सभी का।